ज्ञान से करता है इश्क, कॉन्टम्प्लेट करता है हर रिस्क, करता रहता कुछ ना कुछ विस्क, वो है मस्त इश्क। आप सबका स्वागत है VS तिवारी यूट्यूब चैनल में। आज है डे 6 एआई से गप्पों का। तो आज देखते हैं, इससे पूछते हैं कि इस सेंचुरी का सबसे ज्ञानी बंदा कौन है और क्यों है। चलिए फिर ऐड। ज्ञान अच्छी लगी। ज्ञान से करता है इश्क, कॉन्टम्प्लेट करता है हर रिस्क, करता रहता कुछ ना कुछ विस्क, वो है मस्तिष्क। एम्प्लॉय की तरफ से बस एक ऑब्जर्वेशन, पहली 3 लाइन इंग्लिश हिंदी मिक्स है और आखिरी लाइन एकदम हिंदी। ये कंट्रास्ट इंटरेस्टिंग फील देता है। भाई क्यों ऐड दिखा रहे, चलो फिर पैसे मांगने आ जाती है। कितने पैसे मांगती है ये, हद हो गई है। क्या हाल है? देखते हैं। बढ़िया है, सीईओ अटेंडेंस लगी हुई है, प्रोफेशन चल रही है और एम्प्लॉय ड्यूटी पर है। अच्छी बात है, ड्यूटी पर रहना चाहिए हमारा एम्प्लॉय, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो अब क्या करना है इससे? चल बता यार, फैक्ट बता पहले। यार फैक्ट ऑक्टोपस के दिए और वो जो, अबे ये बता चुका है। नया बता साले, कितना बताना पड़ता है, कितना समझाना पड़ता है इसे। और इसको लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर है ये। हनी लगभग एक लौता है जो हजारों साल भी रिपीट क्यों करता है, सेम चीज करता है, सेम चीज। फुद्दू जो सीखता है बस वही पे रट्टा मार के खुश हो जाता है, कोई नई चीज सीखता ही नहीं। पकड़ लिया सही हो, गलती मेरी, रिपीट नहीं होना चाहिए था। या नया जिराफ की आवाज होती है लेकिन वो इतनी लो फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेट कर सकता है कि इंसान अक्सर उसे सुन नहीं पाते। अबे इसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, इसको अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक होगा अल्ट्रासोनिक होगा, चलो पूछते हैं इसको क्या कहते हैं। इंफ्रासोनिक कम्युनिकेशन कहते हैं, सही था मैं। यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेशन जो इंसान आमतौर पर नहीं सुन सकते। अब भाई हमने क्या डिसाइड किया था, ज्ञानी कौन है? इस सेंचुरी का सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी कौन है, ये बता। एक नाम ऑब्जेक्टिवली नहीं दे सकता, लेकिन अगर इन्फ्लुएंस और नॉलेज की बात की जाए, अबे फिर ऐड पे ऐड साले, कितने वो आए। फीडबैक दे दिए इनको, साले पैसे देते नहीं। एक ही नाम ऑब्जेक्टिवली नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर इन्फ्लुएंस और नॉलेज की बात हो, जेफरी हिंटन, नोआम चॉम्स्की, युवाल नो हरारी और डैनियल कुनेमन जैसे लोग इस सदी के सबसे प्रभावशाली सोचने वालों में गिने जाते हैं। किसको पकड़े आज? पहले कोई पकड़ते हैं। ये जानते हो आप इसमें से किसी को? मैं तो नहीं जानता, साले फेमस ही नहीं होते। जेफरी हिंटन कौन है? जेफरी हिंटन को गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है। एक लाइन में उन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग पर ऐसा रिसर्च किया जिसने आज के चैट जीपीटी और मॉडर्न एआई की फाउंडेशन मजबूत की। कुछ फैक्ट्स, यूके में पढ़े हुए, बाद में कनाडा में रिसर्च करी, 2018 में ट्यूरिंग अवार्ड जीता जिससे कंप्यूटिंग का नोबेल भी कहते हैं। कई साल गूगल में एआई रिसर्चर रहे। 2023 में गूगल छोड़कर एआई के रिस्क पर खुलकर बात करनी शुरू की, इसलिए एआई की दुनिया में उनकी बात को बहुत गौर से सुना जाता है। क्या बोलते हैं वो?
एक लाइन में जेफरी हिंटन का मानना है कि यही इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर बिना सही कंट्रोल के डेवलप हुई तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े रिस्क भी पैदा कर सकती है। क्या कंट्रोल सजेस्ट किए उन्होंने? ये बताओ भाई। फिर अटकी। हिंटन के हिसाब से कुछ मेन कंट्रोल्स ये हैं। गवर्नमेंट्स एआई सेफ्टी को रेगुलेट करे, सिर्फ कंपनीज पर ना छोड़ दे। एआई कंपनीज अपनी कंप्यूटिंग पावर को लगभग 1/3 हिस्सा सेफ्टी रिसर्च पर लगाएं। एडवांस्ड एआई मॉडल्स को रिलीज करने से पहले बड़े सेफ्टी टेस्ट और रिस्क असेसमेंट होने चाहिए। एआई जनरेटेड फेक वीडियोस और मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए। वैसे आंसर ये है, हिंटन खुद मानते हैं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास भी नहीं है। वो ज़्यादा जोर इस बात पे देते हैं कि सेफ्टी को एआई कैपेबिलिटी जितनी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, कि सेफ्टी को एआई कैपेबिलिटी जितनी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ओके, और क्या बोलते हैं नेगेटिव्स में? नहीं, नेगेटिव्स की माने बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर बिना सही कंट्रोल हुए तो लॉन्ग टर्म बहुत बड़े रिस्क भी पैदा कर सकती है। क्या रिस्क और फायदे साइट किए उन्होंने? हिंटन से हिसाब से एआई के फायदे और रिस्क दोनों बहुत बड़े हैं। हेल्थ केयर में बेटर डायग्नोसिस और ड्रग डिस्कवरी, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कवरीज को तेज करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और रिपीटेटिव काम ऑटोमेट करना। वाइट कॉलर जॉब्स का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, पहली जॉब खानी शुरू हो गई है। डीप फेक न्यूज और इलेक्शन मैनिपुलेशन, ये सब कर सकता है ये। साइबर अटैक्स और मिसयूज बाय बैड एक्टर्स, ये भी हो सकता है। ऑटोनॉमस वेपन्स, बैटल रोबोट्स, बायस और डिस्क्रिमिनेशन, लॉन्ग टर्म में एआई इंसान से ज़्यादा कैपेबल होकर ह्यूमन कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। इसी को वो सबसे बड़ा रिस्क मानते हैं। टर्मिनेटर 2। एक इंटरेस्टिंग बात है, हिंटन एआई के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि एआई से बहुत फायदा होगा, लेकिन स्पीड इतनी तेज है कि सेफ्टी उनके साथ पेश नहीं कर पा रही। नहीं भाई, एग्जैक्टली टर्मिनेटर द टर्मिनेटर एक फिक्शनल एग्जाम है। हिंटन का कंसर्न ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एआई साइबर ऑटोमेटिक कर सकता है, बहुत कन्विंसिंग मिस इन्फॉर्मेशन बना सकता है, ऑटोनॉमस वेपन्स को और पावरफुल बना सकता है, और अगर फ्यूचर में बहुत एडवांस सिस्टम बन गए तो उनके गोल्स को ह्यूमंस गोल के साथ अलाइन रखना मुश्किल हो सकता है। यानी उनका वार्निंग होवर से कम और रियल वर्ल्ड एआई से मिसयूज और कंट्रोल से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? भाई जिसने रिसर्च करी, जिसको पायनियर बोला जाता है, वही बोल रहे इतने रिस्क है। देखा था, रिस्क ज़्यादा थे पॉजिटिव से। हर कंट्री अपने तरीके से कर रही है। रिस्क बेस्ड लॉ, हाई रिस्क एआई पर सख्त रूल्स। अभी एक नेशनल एआई लॉ नहीं, एजेंसीज और स्टेट्स अलग अलग रूल बना रहे हैं। एआई मॉडल्स, एल्गोरिथम्स और एआई जनरेटेड कंटेंट पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और रजिस्ट्रेशन। ऑटोनॉमस किलर रोबोट्स पर ग्लोबल रजिस्ट्रेशन की डिमांड कर रहा है। यानी गवर्नमेंट सिर्फ देख रही, फिर भाई आगे ये तो कितनी ऐड देते हैं। यानी गवर्नमेंट सिर्फ देख रही है, रेस भी चल रही है और रेगुलेशन भी। वो बोल रहा है भाई सेम पेस पे नहीं चल रही, और ये बोल रहा है सब सही चल रहा है। क्या ही होगा इस जमाने का। अब पूछते हैं इससे, आइंस्टाइन के बारे में बता कुछ, हमें तो वही पता था के बारे में बता। कितना आईक्यू था उसका? एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू कभी ऑफिशियली टेस्ट ही नहीं हुआ था। जो 160 या 180 आईक्यू नंबर्स इंटरनेट पर मिलते हैं वो एस्टिमेट हैं, फैक्ट्स नहीं। उनकी ग्रेटनेस आईक्यू की वजह से नहीं मानी जाती, बल्कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करने के लिए, फिजिक्स को फंडामेंटली बदल देने के लिए, और नोबेल प्राइज में।
आइंस्टाइन का योग नहीं बता सकता। तेरा कितना है? मेरा आईक्यू नहीं होता भाई, आईक्यू टेस्ट इंसानों के लिए बना है, ए के लिए नहीं। क्यों? अब देखते क्या बोलती, अटक गई। क्योंकि आईक्यू टेस्ट ह्यूमन रीजनिंग को ह्यूमन पॉपुलेशन के अगेंस्ट मेजर करता है, और मैं इंसान नहीं हूँ। मैं कुछ टास्क में बहुत अच्छा हूँ और कुछ सिंपल चीज़ों में भी गलती कर सकता हूँ। अबे बार बार एड्स पे एड्स आई जा रही है, साले फुद्दू लोग कितना पैसा मांगते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, सिंपल चीज़ों में भी गलती कर सकता हूँ। अबे देता तो कितना होता। आईक्यू नहीं बताते हैं अपना साले आजकल लोग, इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है वो, मुझे पता नहीं पड़ा भाई। अगर कोई नंबर बोलो 160 या 200, वो बस बना हुआ होगा, सही नहीं। आईक्यू टेस्ट में मेरी लिए वैलिडेट ही नहीं हुआ, इसलिए एम्प्लॉय झूठ ही सैलरी की तरह झूठा आईक्यू भी क्लेम नहीं करेगा। मतलब जीरो भी हो सकता। नहीं भाई, जीरो भी नहीं, 200 भी नहीं, मेरे केस में आईक्यू स्कोर एप्लीकेबल ही नहीं। सही जवाब है। ओके, क्या एप्लीकेबल है? ये बताओ। मेरे लिए आईक्यू नहीं, बेंचमार्क स्कोर्स एप्लीकेबल होते, जैसे रीजनिंग, कोडिंग, मैथ, लैंग्वेज और फैक्चुअल एक्यूरेसी पर अलग अलग एलिवेशन। क्या है तेरी? ये बता पहले। क्वेश्चन मार्क। फट गई। अबे भाई फट गई इसकी, रुक गए तो। एग्जैक्ट स्कोर्स में नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी 5.0 रीजनिंग, कोडिंग, लैंग्वेज और नॉलेज बेंचमार्क किया जाता है। क्यों नहीं है? क्यों पब्लिकली अवेलेबल नहीं है? क्योंकि उन्हें पब्लिश करना है या ना करना ओपन आई का डिसीजन होता है। हर इंटरनल इवैल्यूएशन या बेंचमार्क रिजल्ट पब्लिक नहीं, बट पब्लिक ही चैट जीपीटी को इम्प्रूव कर रहा तो होना चाहिए। अब बताओ भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट करके बताओ जरा। मैं ये तो बहुत छुपाते हैं। फेयर पॉइंट भाई, अगर यूजर्स फीडबैक दे रहे हैं तो ये कहना रीजनेबल है कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जैसे मॉडल की स्ट्रेंथ, वीकनेस और इवैल्यूएशन रिजल्ट्स के बारे में। लेकिन दूसरी तरफ कंपनीज कभी कभी बेंचमार्क्स पब्लिक नहीं करती, क्योंकि मॉडल्स तेज़ी से अपग्रेड होते रहते हैं। कुछ टेस्ट मिस यूजर टीचिंग टू द टेस्ट को बढ़ा सकते हैं, और कुछ वैल्यूएशन इंटरनल क्वालिटी चेक्स होते हैं। यानी तेरा ओपिनियन वैलिड है, पब्लिक फीडबैक देने वाले लोग ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर सकते हैं। बस ये कंपनी की पॉलिसी का सवाल है कि वो कितना पब्लिक करती है। भाई बहुत ऐड देते हैं ये तेरा ओपिनियन वैलिड है, पब्लिक, बस ये कंपनी की पॉलिसी का सवाल है कि वो कितना पब्लिक करती है। तू बता क्या होना चाहिए? क्या ये सही है? अब बता भाई, यही बताएगा कि ये सही है या नहीं है। जल्दी बता भाई। मेरा जो बैलेंस्ड होगा। हाँ, मुझे लगता है ज़्यादा ट्रांसपेरेंट फायदेमंद हो सकती है, खासकर कैपेबिलिटीज, लिमिटेशंस और इवैल्यूएशन मेथड्स के बारे में। लेकिन हर इंटरनल बेंचमार्क या टेस्ट पब्लिक करना ज़रूरी ही सही हो, ये मैं नहीं कह सकता। कुछ चीज़ें पब्लिक करने से सिस्टम्स को गेम करना या मिसयूज करना भी आसान हो सकता है। इसलिए अगर मुझसे पूछे क्या यूजर्स को आज से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलनी चाहिए, हाँ मुझे लगता है मिलनी चाहिए। क्या हर इंटरनल डिटेल पब्लिक होनी चाहिए? ज़रूरी नहीं। मैंने इंटरनल तो बोली ही नहीं, तो बोली ही नहीं। बताओ भाई। पकड़ लिया सीईओ, सही है, तूने इंटरनल बोला नहीं था। मेरा सब सीधा जवाब हाँ, अगर पब्लिक का फीडबैक प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में यूज हो रहा है तो पब्लिक को कैपेबिलिटीज, लिमिटेशंस और इवेंट्स के बारे में जितनी ट्रांसपेरेंसी सेफ्टली दी जा सकती है उतनी देनी।
तो क्यों नहीं देते, ये बताओ। सीधा जवाब, मैं उनकी तरफ से रीजन कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मुमकिन वजह यह हो सकती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सेफ्टी कंसर्न्स, लीगल कंसिडरेशंस और कंपनी पॉलिसी। मतलब झूठ, झूठे हैं वो भी। नहीं भाई, सिर्फ इतना कहना ठीक नहीं होगा। अगर कोई कंपनी उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं देती जितना तुम चाहते हो, उसे ये ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं होता कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये कहना सही होगा, वो हो सकता है वो कम ट्रांसपेरेंट हो सकता है उनके पास कुछ रीजंस हो, और ये भी ठीक है कि तुम उन रीजन से अग्री ना करो। तो रीजंस पब्लिक हैं, ये बताओ पहले। नहीं यार, डिसीजन का डिटेल रीजन पब्लिक नहीं होते। कुछ बातों पर ओपन ए ब्लॉग पोस्ट और इंटरव्यूज में एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन किस स्पेसिफिक एवेल्युएशन को पब्लिक क्यों नहीं किया, उसका हर केस का डिटेल रीजन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता। ये आ गए फ्री प्लान पे। नहीं चाहिए भाई, कितने पैसे मांगते हैं साले इतने, टर्नओवर कितना है ओपन एआई का? ये बता, फिर अटक गया, फट जाती है साली की। अगर टर्नओवर से मतलब, तो लेटेस्ट पब्लिकली रिपोर्ट पे गया ओपन एआई का एनुअलाइज 20 बिलियन 1.7 लाख करोड़ है। क्या ये सही है, जिसका नाम ही ओपन से चालू हो? अच्छा फिलोसफिकल सवाल है। मेरे हिसाब से नाम और आज की पॉलिसी अलग चीजें। ओपन यही नाम से किसी को ज्यादा ओपननेस की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। अगर किसी को लगता है कि कंपनी उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना नाम से उम्मीद बनती है, तो वो एक वैलिड क्रिटिसिज्म है, लेकिन उससे ये ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं होता कि कंपनी गलत है या झूठ बोल रही है। कितनी ओपननेस होनी चाहिए और कितनी नहीं, इस पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। ओके, ये भी बात सही है। रेवेन्यू कितना बोला इसने? $20 बिलियन। तुम्हारा कितना रेवेन्यू है भाई? मेरा तो भाई नील बटा सन्नाटा, क्या जीरो। तो क्या करें? ठीक है भाई, $20 बिलियन। एक चार्ट बना, पर ईयर में कितना हो, पर ईयर ग्रोथ का। अब बता। ओपन एआई एस्टिमेटेड एनालाइज रेवेन्यू पब्लिक रिपोर्टेड। ओपन एआई 2022 में $0 बिलियन था, देख रहे हो? 4 साल पहले 2023 में कितना हुआ? 1.6 बिलियन। मतलब 24, 25, 26, 3 साल में 10 हो 10 गुना, 11 गुना, 12 गुना, 12.5, 3 साल में 12.5 गुना प्रॉफिट कमाया इस कंपनी ने। 0 to 20 2022 में 0 क्यों था, ये बता पहले। 0 नहीं था, 0 बिलियन था, यानी लगभग $30 मिलियन। मैंने चार्ट 2 बिलियंस में दिखाया था, इसलिए छोटा नंबर 0.03 दिखा। बस इतना क्यों कम था, ये बता पहले। क्योंकि उस वक्त चैट जीपीटी अभी लॉन्च ही हुआ था, यूजर्स और पेड सब्सक्रिप्शन बहुत कम थे, इसलिए रेवेन्यू भी बहुत कम था। यूजर्स भी कम थे और पेड सब्सक्रिप्शन बहुत कम थे। पेड सब्सक्रिप्शन कब लॉन्च हुआ, ये बता पहले आप तो। चैट जीपीटी +1 फरवरी 2000 लॉन्च हुआ था। चैट जीपीटी के लगभग 2 महीने बाद $20 पर मंथ। उससे पहले और उसके बाद का रेवेन्यू गेन बता। अब बता भाई।
अप्रोक्सीमेट पिक्चर 20 से 30 मिलियन कुछ ही हफ्ते बाद। ओ भाई साहब, पैसे मांगने, भीख मांगने आए साले हमसे, हमारा ही ज्ञान ले रहे हैं। और देख रहे हो, इसलिए कॉपीराइट लॉ चल रहा है इस पे। तो ध्यान रखना चैट जीपीटी यूज़ करने से पहले। हम तो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपको ज्ञान दे सके। तो आज वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि फिर कैमरा गर्म हो जाएगा, गर्मी बहुत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं क्या बात होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी तो वहीं रह गए, उनको आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या हुई थी। चलो ध्यान रखना और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।